Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss simple sentences under synthesis by using a noun or a phrase in a position or case in a position. तो ये phrase in a position या case in a position क्या होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1, जब कोई नाउन या फ्रेज कहते हैं शब्दों का समूह, एक से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है, किसी दूसरे नाउन के बाद आकर उसकी व्याख्या करे या विशेषता बताए तो वह नाउन या फ्रेज केस इन ए पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो वह नाउन या फ्रेज केस इन ए पोजीशन कहलाता है। कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2, जब नाउन या फ्रेज सब्जेक्ट पार्ट में होता है तो उसके पहले और बाद में कोमा लगाया जाता है, इसे हम अल्प विराम कहते हैं, लगाते हैं। नंबर 3, जब नाउन या फ्रेज प्रेडिकेट पार्ट में होता है, जब नाउन या फ्रेज प्रेडिकेट पार्ट में होता है या आता है तो उसके पहले कॉमा लगाते हैं और बाद में फुल स्टॉप आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में फुल स्टॉप आता है। आवश्यकता व नियम अनुसार मेन वर्ब का नाउन भी बनाया जाता है। यदि आवश्यकता है तो बनाइए, नहीं है तो नहीं बनाना है। इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। Here is my sister-in-law. Her name is निधि। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका नाम निधि है। देखिए, जब सिंपल सेंटेंस हम केस इन एपोजिशन में बना रहे हैं तो फिर वो केस इन एपोजिशन होना ही चाहिए, और जो हमारा फ्रेज या नाउन विशेषता बताने वाला है या व्याख्या करने वाला है वो नाउन के बाद आना चाहिए। तो निधि कौन है? माई सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो ये नाउन है, इसके बाद में यदि इसको रखा जाएगा तो बेटर रहेगा। तो क्या होगा? हेयर इज निधि कोमा माई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, निधि को यहां पर लिख करके निधि इज माई सिस्टर इन लॉ, इस तरह नहीं, क्योंकि ये केस इन एपोजिशन में या फ्रेज इन एपोजिशन में नहीं बनेगा। अब ध्यान देंगे, यहां जो हमारा फ्रेज इन एपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? समानाधिकरण। हिंदी में कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस प्रकार से। तो वो चीज इंग्लिश में केस आता है, केस मीन्स कारक होता है। ठीक है, तो केस इन एपोजिशन का मीनिंग होता है समानाधिकरण, यानी नाउन के समान काम करने वाले को केस इन एपोजिशन कहते हैं। ये माई सिस्टर इन लॉ निधि के बारे में व्याख्या करता है, निधि की विशेषता बताता है। ये माई सिस्टर इन लॉ निधि के बारे में बता रहा है, निधि के बाद आकर के। ठीक है, और ये माई सिस्टर इन लॉ निधि के समान ही यहाँ पर कार्य कर रहा है। जैसे ये नाउन है तो ये शब्द, ऐसे तो ये भी नाउन है, हमने लिखा है ऊपर कि जब कोई नाउन या फ्रेज किसी दूसरे नाउन के बाद आकर उसकी व्याख्या करे या विशेषता बताए तो ये माई सिस्टर इन लॉ निधि के बाद आकर के निधि के बारे में जानकारी दे रहा है, या विशेषता बता रहा है या व्याख्या कर रहा है। तो इस समय पर ये जो हमारा फ्रेज इन एपोजिशन है ये
प्रेडिकेट पार्ट में है तो केवल इसके पहले कॉमा आया है और बाद में फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, पहला ही सेंटेंस हमारा जो फ्रेज इन एपोजिशन है वो प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है। नंबर 2 है राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। देखिए ये भी फ्रेज है इतना, और यहाँ पर ये भी फ्रेज है। तो राणा प्रताप के बारे में सबसे निकटतम जानकारी कौन से शब्द दे रहे हैं, इस चीज को हमें चूज करने की आवश्यकता है, इस चीज को हम सेंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ब्रेव वॉरियर इसके बारे में ज़्यादा अधिक निकट जानकारी दे रहे हैं। यदि आपने द किंग ऑफ मेवाड़ को भी रख दिया तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है। ठीक है, तो लिखेंगे राणा प्रताप ठीक, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है हमारा फ्रेज इन पोजीशन या केस इन पोजीशन, तो पहले भी कॉमा रहेगा और बाद में भी। ए ब्रेव वॉरियर, अब सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है तो पहले भी कॉमा लगाया, इसके बाद में भी कॉमा लगेगा। अब यहां पर आ जाएगा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। नेक्स्ट देखेंगे मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता है कि हम इसको भी केस इन पोजीशन में ला सकते हैं और इसे भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो मोहन कौन है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, यही भी हमारा केस इन पोजीशन होगा। तो ये मोहन के बारे में जानकारी दे रहा है, मोहन की व्याख्या कर रहा है, मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कौन है। तो ध्यान देंगे मोहन कॉमा द ओनली सन of his father, comma, died in an accident. यहाँ द ओनली सन ऑफ हिज फादर मोहन के समान कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट पार्ट में रखा हुआ है। जो काम मोहन कर रहा है वही काम द ओनली सन ऑफ हिज फादर यहाँ पर कर रहा है। इस फ्रेज इन एपोजिशन को मोहन से पहले नहीं रख सकते, बाद में ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो इज था इसको हमने छोड़ दिया, हमने 2 फाइंड वर्ब दे रखी थी 2 सेंटेंस में, हमने उनमें से केवल एक ली। यही हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइंड वर्ब होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे समझ में आपकी। नंबर 4 बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए टर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। 3 सेंटेंस है। अब इसमें देखना यह है कि कौन सा फ्रेज, कौन सा शब्द किसके बारे में बता रहा है। बाबर डिफीटेड लोधी, ठीक है, तो ये बाबर कौन था, बाबर वाज ए टर्क, ये तुर्क था एक। लोधी कौन था, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो हमारा जो फ्रेज इन एपोजिशन है वो एक साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट में आ सकता है, इसमें ऐसा ही होने वाला है। तो जो शब्द जिसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं उसी के बाद रखा जाएगा। बाबर कौन है, ए टर्क, देखिए सब्जेक्ट पार्ट में आ गया। बाबर ए टर्क, कॉमा लगा दिया हमने, डिफीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स, डिफीटेड लोधी,
अब लोधी कौन है, यहाँ पर लिख देंगे दी एम्परर ऑफ इंडिया। तो फ्रेज इन एपोजिशन सब्जेक्ट पार्ट में भी आ रहा है इस सेंटेंस में और प्रेडिकेट पार्ट में भी। जब सब्जेक्ट पार्ट में आया तो पहले भी कॉमा लगाया, बाद में कॉमा लगाया। प्रेडिकेट में आ रहा है तो केवल पहले कॉमा लग रहा है, बाद में नहीं लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया किसके बारे में है, बॉम्बे के बारे में, आई के बारे में नहीं है। तो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे के बारे में बता रहा है, तो इसके बाद लिखा जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट में है तो जगह आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे द biggest seaport of India। तो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे के बारे में बता रहा है, बाद में आया है, प्रेडिकेट पार्ट में है तो केवल पहले कॉमा लग रहा है, बाद में फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान आप दोगे, ध्यान से समझोगे तो इतना कठिन नहीं है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड। तो देखिए हमारा जो फ्रेज है वो पहले सेंटेंस में ही है। ठीक है, तो क्या होगा, मिल्टन कौन था, ये फेमस इंग्लिश पोएट, सब्जेक्ट पार्ट में आएगा। मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा। ये किसी भी विषय का नाम होता है, ठीक है, वो कैपिटल से लिखा जाता है, चाहे शुरू में आए, बीच में आए या एंड में आए। ठीक है, बीकेम ब्लाइंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, शोर नहीं करना। कालिदास रोट द शकुंतलम, ये एक नाटक का नाम है। ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो कालिदास कौन थे, एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। इन्होंने क्या लिखा, दी शकुंतलम। तो हमारा फ्रेज यहां पर है, तो लिखेंगे कालिदास कोमा ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, कॉमा सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है तो पहले भी लगेगा और बाद में भी लगेगा। रोट दी शकुंतलम। ये नाटक का नाम है शकुंतलम, कालिदास ने लिखा है। इसको हम देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, और में जैसे हमने बताया था कि वर्ब का नाउन ही बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और में कालिदास कॉमा दी राइटर, किसका बना, रोट से, ऑफ दी शकुंतलम, कॉमा। अब क्या होगा, was a great
पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। सोने का नवे बाल को ड्रामेटिस्ट, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ओके, रोट को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, बना दिया राइटर। या हमने वर्ब का नाउन बना दिया है, तो हमने एक फ्रेज और तैयार कर दिया है। ऐसे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर रोट है, यहाँ पर वाज हो गया। ठीक है। मिस्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो मिस्टर ब्राउन कौन है? माई टीचर है। तो डॉक्टर ब्राउन, ब्राउन कॉमा माई टीचर कॉमा लिव्स एट ऋषिकेश। ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा फ्रेज इन पोजिशन। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ये तीन शब्द हैं, ये भी एक तरह से एडजेक्टिव है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कोलंबस कौन था? एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर था। तो कैसे लिखेंगे? कोलंबस कोमा ए फेमस इटालियन सेलर कोमा डिस्कवर्ड अमेरिका। और कैसे बनाएंगे? और में कोलंबस कोमा, कोलंबस कौन था? अमेरिका का खोज करता। तो डिस्कवर्ड का बनेगा डिस्कवरर। दी वर्ब का नाउन बना देते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। द हमें वर्ब का नाउन बनाना आना चाहिए कि डिस्कवर का नाउन क्या होता है? डिस्कवरर। द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। कोमा वाज ए फेमस इटालियन सेलर। हमें चीज सब प्रकार से आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर है, किस प्रकार से इसे बनाना पड़ जाए ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। नंबर 10 देखेंगे। नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। ये पास्ट टेंस का है, ये प्रेजेंट का है। तो इसमें हम इसको फ्रेज इन एपोजिशन नहीं बना सकते, प्रेजेंट वाले को। दोनों ही पास्ट में होते तो हम इसे ही बना सकते थे, लेकिन ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में, तो हम ये पहले वाली बात को ही। नालंदा क्या था? एक बार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ये फ्रेज इन एपोजिशन बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है। इस अब क्या है? ये चीजें और ये चीजें अब क्या है, तो इसलिए ये फ्रेज नहीं बनेगा, ये ही बनेगा। तो नालंदा कोमा वंस द biggest center of learning, comma is now
ए हीप ऑफ ruins। तो हम इसको फ्रेजन एपोजिशन नहीं बना सकते हैं, ये ही बनेगा। तो हमें ये भी सेंस करना है कि कौन सा फ्रेजन एपोजिशन बनने जा रहा है और कौन सा नहीं, ये हम ही को डिसाइड करना है। और ये डिसाइड रूल्स को स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, तभी ये हमें एक्सपीरियंस आएगा। और ये जो चीज़ हम करेंगे एक्सपीरियंस और अपने एग्जाम्पल्स और रूल्स के बेस पर ही करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपने विषय से संबंधित वीडियो मिलते रहे। थैंक्स।